नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। हम लगातार आपके हित के निमित्त लगातार काम कर रहे हैं और आपको पढ़ाई से रिलेटेड अब कंटेंट हम कुछ दिन देंगे। अभी मनोविज्ञान की क्लासेज मैंने शुरू किया था, कुछ दिन मनोविज्ञान की क्लासेज, मनोविज्ञान और पर्यावरण की क्लासेज समय समय पर आपको मिलती रहेंगी और वो क्लासेज आपके प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेंगी, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन जो भी यह वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए विज्ञान विषय पर है। ठीक है, किस विषय पर है? विज्ञान विषय पर। विज्ञान विषय से संबंधित हमारी 3 वीडियो जाएंगी। लगभग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे संबंधित हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, आप इस वीडियो को देखें, यह आपकी मजबूरी नहीं है। आप इस वीडियो को देखें, यह आपकी मजबूरी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी से इसे कवर कर सकते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो निशांत ज्ञान से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि शायद निशांत ज्ञान की तरफ से कुछ चीज़ें हमारे लिए स्पेशल की जाएंगी। इस वजह से यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह वीडियो आपके हित के निमित्त है। आपकी इच्छा है, अगर आपको ये चीज़ें एक बार सरसराहट देख लीजिए, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि पूरे के पूरे आप 40 मिनट हमारी वीडियोज पर समय अपना बर्बाद करिए। आपको लगे कि नहीं यह इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इसमें से हमें नहीं आती हैं, तब आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को ही देखें, आप वैसे भी कर सकते हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि आपका समय बर्बाद हो, समय आप बर्बाद न करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा 3 वीडियो आपके बीच जाएगा। ठीक है, पहला वीडियो आज के बात करते हैं। आपके सामने जो है विज्ञान विषय का शॉर्ट नोट्स हम डिस्कस कर देते हैं, जो कि एक बेहतरीन अनुभवी टीचर के द्वारा बनाया गया है। वह भी डीएलएड किए हैं और आज के डेट में बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में, और उनके ही द्वारा नोट्स बनाया गया है, अनुभव है उन्हें डीएलएड का। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या आपके लिए बनाया है। थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी में लिखा गया है नोट्स, तो थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ कोशिश करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसका डिस्क्राइब कर देते हैं। मित्रों, सबसे आपके डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है। 3 वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सजीवों के लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले जो सजीव होते हैं उनके अंदर जो है पोषण होता है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा जो है भोजन से मिलता है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो पोषण का मतलब भोजन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो सजीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो है स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सजीव नहीं, जो पोषण होता है वो स्वपोषी परपोषी ऐसे टाइप के होते हैं ना। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। समझ लीजिएगा अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, वही है जो आपकी परीक्षा में आएगा। अपना भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कैसे कैसे होता है, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की, खनिज की, लवण की, पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश के संश्लेषण में। ठीक है, सूर्य प्रकाश, खनिज लवण और पानी CO2 की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, जाइलम और फ्लोएम से आप मतलब कि परिचित हो जाइए। जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? ध्यान रखिएगा, जो जाइलम होता है यह जड़ों से अवशोषित खनिज लवण एवं पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम मतलब जाइलम, ज मतलब जल, जल को जो है जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है जाइलम। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम किससे बनेगा? यप से बनेगा, और इसे आप लिख सकते हैं फूड। क्या लिख सकते हैं? फूड। ठीक है, यह भोजन को जो है पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में तैयार हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। फ्लोएम किससे बनेगा? यप से बनेगा, यप का मतलब फूड। जाइलम किससे बनेगा? ज से मतलब बनेगा, ज का मतलब जल। तो जाइलम क्या करता है? जल को अवशोषित करता है, ठीक है, जड़ से। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आगे देख लीजिएगा, H2O का प्रकाश संश्लेषण के दौरान टूटने पर O2 प्राप्त होता है। O2 कैसे प्राप्त होता है? H2O अर्थात जल से प्रकाश की संश्लेषण क्रिया के दौरान जल से टूट करके ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, स्वपोषी हो गए। कौन कौन स्वपोषी होते हैं? पौधे जो है स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में। ध्यान रखिएगा, शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं?
जंतुओं का मांस से जो भोजन पाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। ये सभी चीज़ें नॉर्मल है, केवल आप जान लीजिए, इसी वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। शाकाहारी में बकरी, हिरन, चूहा आते हैं, ठीक है। मांसाहारी में शेर, चीता, बिल्ली, ये सब मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता, काकरोच ध्यान रखिएगा सर्वाहारी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्वसन, जो सजीव होते हैं वो श्वसन भी लेते हैं। तो सभी जंतुओं जो पौधे जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन अर्थात O2 को ग्रहण करते हैं, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आपसे डीएलएड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं? प्रश्न है, रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात्रि में O2 का उत्सर्जन अधिक होता है। सबका यही एक कारण है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि तुलसी के पौधे से O2 अर्थात ऑक्सीजन का उत्सर्जन अधिक होता है। पीपल की पत्ती हमेशा हिलती डुलती क्यों रहती है? क्योंकि पीपल की पत्तियों से लगातार ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता रहता है। इन तीनों का उत्तर जो है O2 का उत्सर्जन है। रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये जो है O2 नहीं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा निकलती है इनके नीचे से, पेड़ के नीचे से, इसी वजह से नहीं सोना चाहिए, ठीक है। मैं गलत बोल दिया था, O2 बोल दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा होता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि मछली किससे श्वसन करते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। गलफड़े या गिल्स से मछली श्वसन करती है, मनुष्य फेफड़े से श्वसन करता है, और मेढक जो है दोनों से श्वसन करता है। मेढक जो है उभयचर प्राणी है, पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो पानी में किससे श्वसन करता है? त्वचा से श्वसन करता है, और जमीन पर जो है फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। तो मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर, मतलब यह जमीन और जल दोनों में रह सकता है। आगे बात करते हैं उत्सर्जन। मित्रों, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं जब खाएंगे तो भाई बाहर तो निकालना पड़ेगा, उत्सर्जन करते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन आदि के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप यही लिखिएगा, विभिन्न जैविक क्रियाएं श्वसन, पाचन आदि के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जंतु या मनुष्य यह मलमूत्र का उत्सर्जन करते हैं, पसीना का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ ही है क्योंकि उनके शरीर से बाहर निकलता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ ABBI करके आप ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। गोंद, रबर, रेजिन का मतलब हींग, जो आप हींग खाते हैं दाल में डाल करके उसे रेजिन बोला जाता है। जो आप पान में लगा करके मीठा पान खाते हैं या बेहतरीन पान खाते हैं, वो कत्था जिससे मुख लाल होता है उसे हम टैनिन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य क्या क्या उत्सर्जन करते हैं? मनुष्य जो है यूरिया उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनके अंदर क्या होती है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? सभी जीव स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि का जो है संवेदन करते हैं अर्थात समझते हैं। आपको कोई मुक्का मार देगा तो आप समझ जाएंगे, प्रेम से कोई हाथ सहला देगा तो आप समझ जाएंगे, कोई हाथ दबा देगा, जैसे प्रेम से अगर हाथ दब जाए आपके क्लास में तो आप समझ जाएंगे किस कारण से हाथ आपका दबा है, ठीक है। अब बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार ज़्यादा हैं। संवेदनशील पौधा कौन से होते हैं? तो छुई मुई का पौधा जो है संवेदनशील होता है, इसे हम लाजवंती का पौधा भी बोलते हैं। आपने बचपन में बहुत खेला होगा इससे। वृद्धि क्या होता है? सभी सजीव वृद्धि करते हैं। पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, लेकिन जंतुओं जो मनुष्यों में निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है। नहीं तो भाई साहब 100 साल वाले प्राणी जो है इतना बड़ा हो जाए कि धरती फाड़ के चलने लगे, है ना। तो जंतुओं में निश्चित अवधि तक होती है और पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। भाई साहब प्रजनन भी सजीवों में होता है। जंतुओं पौधे अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? प्रजनन, ठीक है। जैसे आप जो है एक समय के बाद अपने ही समान जीव का उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, आप खुद प्रोडक्शन हाउस चला देंगे तो उसी को क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर है। भैया सजीव पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, संवेदनशीलता होती है, और बाद में जो है प्रोडक्शन हाउस भी अपना खोल देते हैं। तो सभी चीज़ें किससे होती हैं? सजीव में होती है। और निर्जीव भैया ये सब नहीं कर पाते। एक ठीक कुर्सी बना के रख दो, बाद में कुर्सी नहीं पैदा कर पाएगा, कुर्सी मतलब निर्जीव है, ठीक है। चलिए
कोशिका की बात कर लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। शरीर का निर्माण करने वाली वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्या कहलाता है? कोशिका। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका कहते किसे हैं? तो शरीर का निर्माण करने वाली वह छोटी सी इकाई जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाता है? कोशिका। जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं। जो जीवाणु बैक्टीरिया होती है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इतना बड़ा अंडा होता है, इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जंतु का वर्गीकरण। मित्रों, जंतु का वर्गीकरण कैसे होता है? संरचना के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु है। बहुकोशिकीय जंतु, तमाम सारे जंतु बहुकोशिकीय हैं, अर्थात हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे अंदर भी असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे अंदर नहीं, आप सभी के अंदर असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे कहने का मतलब मनुष्य जाति से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेरुदंड के आधार पे, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके आधार पे जो है हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। एक को कहते हैं अकशेरुकी, एक को कहते हैं कशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? अकशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी या तो होती ही नहीं है या तो होती है तो आंशिक रूप से होती है। कीड़े मकोड़े, केचुआ और तिलचट्टा, इन सब में जो है अकशेरुकी होते हैं। और कशेरुकी की बात की जाए तो भाई साहब, मछली तो आप दबा के अगर खाने वाले होंगे तो कुछ लोग खाते होंगे, जानते होंगे बीचों में क्या होता है, वही होता है उसकी मेरुदंड, है ना। मेढक, मछली, पक्षी, गाय सभी क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। जी, अकशेरुकी कौन है? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, या तो पाई जाती है तो बहुत आंशिक रूप से पाई जाती है, पूर्ण विकास नहीं होता है। कशेरुकी, इसमें मेरुदंड का विकास पूर्णतः होता है। जैसे हम और आप हैं तो हमारे अंदर जो है रीढ़ का विकास बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है। प्रजनन के आधार पे भाई साहब, प्रजनन के आधार पे अंडयुज और जरायुज, प्रजनन के आधार पे अंडयुज और जरायुज में बांटा गया। अंडयुज कौन होते हैं? जो अंडा देते हैं अंडयुज होते हैं। मछली अंडा देती है, मेढक अंडा देती है, छिपकली अंडा देती है, सर्प अंडा देते हैं, पक्षी अंडा देते हैं, कीड़े मकोड़े अंडा देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मछली का देता है, तो आप लोग लगा देंगे मछली अंडा नहीं देता है, तो वह गलत हो जाएगा। मछली भी अंडा ही देती है। ठीक है। जरायुज कौन होते हैं? जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट, जैसे मनुष्य अंडा नहीं देता है, बच्चे देता है। चूहा, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी सभी क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। और क्या लिखा गया है भैया? बांस के आधार पर, हैं? ये क्या लिखा गया है बताइएगा? वास के आधार पर। ठीक है, निवास स्थान, इसे मैं पढ़ रहा था बांस नहीं, वो पौधा वाला बांस नहीं जिससे छान ओन छाया जाता है, नहीं, ये वास अर्थात निवास स्थान के आधार पे। जलचर, वायुचर, थलचर, समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ? इसका मतलब है कि निवास स्थान के आधार पे कुछ जल में रहते हैं, कुछ वायु में रहते हैं, कुछ थल पे रहते हैं। और कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। कौन? जैसे मेढक हुआ, जल थल दोनों में रहता है। कछुआ हुआ, जल थल दोनों में रहता है। ये दोनों का है उभयचर। उभय माने दोनों, चर माने चरण करने वाला, जो दोनों में चरण करता है, अर्थात जल और थल दोनों में, उड़ता नहीं है। अगर उड़ने भी लगे तो इसे कहेंगे तिरचल। ठीक है, चलिए भाई, अपने आधार पे बोल रहे हैं, इतने तिरचल उड़चल का नाम कहीं नहीं दिया गया है। पौधों का वर्गीकरण पुष्प के आधार पे, आकार के आधार पे, आयु के आधार पे, इन 3 आधारों पर जो है पौधों का वर्गीकरण किया गया है। किसके किसके आधार पे? पुष्प के आधार पे, आकार के आधार पे, आयु के आधार पे। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक मित्रों क्या लिखा गया है? थियोफ्रेस्टस है। क्या है? थियोफ्रेस्टस। आपसे पूछा जाएगा अभी तक जो मैंने वर्गीकरण किया, वर्गीकरण के जनक कौन हैं? कैरोलस लिनियस साहब वर्गीकरण के जनक हैं। आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु भाई साहब जो है क्या है? जंतु विज्ञान के जनक है। अरस्तु भाई साहब हमारे पुराने मित्र हुआ करते थे। पुष्प के आधार पे, पुष्प के आधार पे जो है पौधों को पुष्पी पौधा, अपुष्पी पौधा, जो पुष्प देते हैं वो पुष्पी हो, जो पुष्प नहीं देते वो अपुष्पी है। गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी, ये सब पुष्प देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आम कैसे पुष्प देता है?
अभी बौरा उरा लगा होगा। हम अपने देश में अवधी भाषा में बौर बोलते हैं, आपके यहाँ पतन का बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वो जो बौरा है वही जो है क्या है, पुष्प है उसका, उसी से जो है फल लगेगा, है ना। कुमुदनी और सरसों सूरजमुखी तो फूल देवे करता है। सरसों का भरपूर मात्रा में प्रयोग आपने बचपन में शादी विवाह वाले मैटर में किया होगा, ये तो आप जानते हैं। और गुलाब का तो प्रयोग आज तक आप भरपूर मात्रा में वैलेंटाइन डे पे प्रपोज मारने के लिए देते हैं, यह भी आप जानते हैं। ये सब क्या होते हैं, पुष्पी पौधा होता है। अब पुष्पी कौन होता है, कवक, शैवाल और फर्न, बैक्टीरिया एक अपुष्पी होते हैं। ये भी पौधे की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कवक, शैवाल ये भी पौधे की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ शैवाल आपने देखा है तो आप कहेंगे यार, मैं अगर आपको बताऊँ तो आप देखे होंगे। शैवाल आप जो है जो काई होता है, समझ लीजिए, जो आपके घर के सामने जहाँ पानी एकत्रित हो जाता है वहाँ हरियर हरियर जो है, हरियर हरियर हमारे अवधी भाषा में बोला जाता है, हरा हरा। उज्जर उज्जर मतलब सफ़ेद सफ़ेद, हरियर हरियर मतलब हरा हरा, जो काई जम जाता है उसी शैवाल बोलते हैं। चलिए, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपका दिमाग जो है पूरा अवधि हो जाएगा, इसी वजह से नहीं शेयर कर रहे हैं। आकार के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 भागों में बांटा गया है। साग कौन कौन से हैं, मक्का, मटर, पालक, जिसको जो है खोंट करके हम इन ठंडियों के महीने में साग बनाते हैं, उसे साग पर कहते हैं। झाड़ी का मतलब ऐसा जिसमें कांटा ओटा मिले और उसमें मतलब कांटा ओटा ज़्यादा मिले, वो झाड़ी है। और ऐसे भी कुछ होते हैं जिनमें कांटा नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं है कि झाड़ी में कांटा ही पाया जाएगा, ऐसे भी होते हैं जिनमें कांटा नहीं पाया जाता है। गुलाब, करौना और गुड़हल। एक करौदा तो आप लोग अचार बना के ज़रूर खाए होंगे, और गुड़हल भी जो है झाड़ी की ही कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो साग होता है इसकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है, और जो झाड़ी होता है 1 मीटर से कम 3 मीटर से 1 मीटर से अधिक 3 मीटर से कम इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, झाड़ी की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया ना। चलिए, इसी से आप लगाइएगा अंदाजा, कांटा ओटा से अंदाजा मत लगाइएगा। वृक्ष किसे कहते हैं, जो 3 मीटर से अधिक होते हैं, जो बड़का बड़का पेड़वा होता है उसे हम वृक्ष बोलते हैं। नीम, आम, चीड़, नारियल ये सभी वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। आप लोग बहुत जानकार हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार दोहरा लीजिए। आयु के आधार पे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय कौन होता है, चना, मटर, गेहूँ, धान 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय नहीं होता है, 6 महीने का होता है। हम धान जो है, अभी देखो गेहूं की कटिया शुरू होने वाली है, चैत का घात आ गया है, सब लोग जो है गेहूं वहूँ अपना काटना स्टार्ट कर दिए होंगे आप सभी लोग। तो 6वें महीना में होता है, हमारे ख्याल से नवंबर दिसंबर में बोते बाते हैं और मार्च अप्रैल में कटिया शुरू कर देते हैं। तो 1 वर्षीय फिर भी मोटी मोटा हम मान लेते हैं। 2 वर्षीय कौन होता है, केला। केला जो है 2 वर्ष का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षीय पौधा केला होता है। बहुवर्षीय कौन होता है, दूब के घास। आपके मोहारे पर, आपके दुआरे पर जो है दूब का घास अगर होगा तो लगातार कम से कम आपके बाबा ओबा का जमाना होगा, अगर आप उस पर राउंड अप मार के उसे नहीं ख़त्म करेंगे तो आपके बच्चों और आपके पोते के ज़माने तक वो दूब के घास पड़ा रहेगा, झुराएगा नहीं, उसमें से निकलता रहेगा, ठीक है। गुलाब भी अगर आप नहीं काटे तो यह लगातार पड़ा रहेगा, सुखाएगा नहीं, उसमें से कुछ न कुछ निकलता रहेगा और लगातार बढ़ता रहेगा। आपके दादाजी अगर गुलाब लगा के चले गए तो आप भी उसका आनंद ले रहे होंगे प्रपोज मारने के लिए। इस शब्द का इस्तेमाल हम कई बार कर दिए, इसे अन्यथा लेने का प्रयास मत करिएगा, ये केवल और केवल आपके दिमाग को फ्रेश करने के लिए कहे हैं। आम और कटहल, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्रांकुर और मूलांकुर। मित्रों, ये जो बीज होता है जो हम इसे बोते हैं, इसमें कुछ मूलांकुर अर्थात जो जड़ वाला पार्ट होता है, जिससे मूल मतलब जड़, जिससे जड़ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर, और जिससे तना निकलता है ऊपरा से इसे कहते हैं प्रांकुर। आपसे पूछा जा सकता है प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तो प्रांकुर से मित्रों तना का निर्माण होता है, मूलांकुर से मित्रों जड़ का निर्माण होता है, जड़ा बोल रहे हैं, जड़। सर्वप्रथम बीज से मूलांकुर ही निकलता है, पहले जड़ निकलेगा तभी तो ऊपर फुनवैया फेंकेगा, समझ रहे हैं, इतना तो आप सब लोग जानते हैं। जड़ के प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। जड़ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, मूसला और झकड़ा। हम लोगों ने मूसला झकड़ा पढ़ा था, लेकिन इसी झकड़ा जड़ को अपस्थानिक भी बोलते हैं। मूसला जड़ कौन कौन सा होता है,
इसकी जड़ जो है मुख्य रूप से मोटी होती है, जिसे हम प्राथमिक जड़ बोलते हैं। ये जो मोटकी है इसे हम प्राथमिक बोलते हैं। इसी में से एक ही ऐसे निकला रहेगा, इसे हम द्वितीयक जड़ बोलेंगे। और इसमें से जो द्वितीयक में से एक ही तीसरका निकला रहेगा, इसे हम तृतीयक बोलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया तीसरों में से अगर कुछ निकल जाए तो क्या बोलेंगे? भाई अपने हिसाब से कह देना, उसे चतुर्थक बोलेंगे। उसमें से कुछ निकल जाए पंचमक बोल देना, है ना। लेकिन एक बीच में जो है असिल का जड़ होता है, एक बाप होता है बीच में, बाप से बेटे और पोते का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए अपस्थानिक क्या होता है या झकड़ा जड़ होता है। इसमें प्रारंभ से ही मूल रूपों में असंख्य गुच्छे निकल जाते हैं। जैसे धान उन की खेती, अच्छा बताइएगा, धान का खेत में आप गए हैं, धान और गेहूं वाले में, बताइए मूसला जड़ होता है झकड़ा जड़ होता है। अतिरिक्त के तौर पे कुछ सर ने आपके लिए लिखा है कि पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं। यही पौधे के अंदर अतिरिक्त जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आराम से। तना क्या होता है? तने को हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तने में भाई साहब गांठें होती हैं, जिसे हम पर्णसंधि बोलते हैं। दो पर्व संधियों के बीच का स्थान जो है पर्व बोलता है। गन्ना खेत जो है, वर्तमान के समय में गन्ने की बुआई आप लोग कर लिए होंगे। और जब गन्ने की बुआई कर रहे थे, या गन्ना तो आप सभी लोग देखे हैं, गन्ने में जो गठिया होती है, कईयों गांठ होता है ना, उस गांठ को हम क्या कहते हैं? पर्णसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। और जो दो गांठों के बीच की स्थान होता है उसे हम पर्व बोलते हैं। और ये पतिया उतिया तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक, चलिए भोजन संग्रहण के लिए तनों का रूपांतरण। आलू, अदरक, वरवी एक सभी क्या है? तना है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलू क्या है। कुछ लोग कहते हैं जो जमीन के नीचे में पाई जाए वो जड़ है। नहीं भाई, आलू जो है जड़ नहीं, आलू एक तना है। ठीक है, अदरक भी तना है और अभी भी तना है। ठीक, भोजन संग्रहण के लिए जड़ों का रूपांतरण। शंकुरूपी, कुंभरूपी, तुर्करूपी। शंकुरूपी जड़ में जो है गाजर आता है, शंकु के आकार का रहता है। कुंभी रूपी में सलजम आता है और तुर्क रूपी में मूली आता है। मूली उखाड़ के आप एक खेत में जाइए और मूली मतलब मुरई यार, आप जाइए उसे उखाड़ के देख लीजिए, उसका जो जड़ रहेगा एकदम नुकीला रहेगा। ठीक है, अब भाई ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। इसके अतिरिक्त डहेलिया है, शकरकंद है, ये सब भी जो है भोजन का संग्रहण जड़ में ही होता है। प्रतान का होता है? कमजोर तनों से पत्ती धागे जैसी संरचना निकलती है, इन्हें प्रतान बोलते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपटकर तने को सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अंगूर, मटर, लौकी, कद्दू आदि। ये प्रतान होते हैं जो लपेट करके छप्पर पे चढ़ करके फरते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। पत्ती, जिससे पत्ती तने से लगती है उसे पर्णाधार कहते हैं। पर्णफलक व पर्णाधार के बीच का भाग पर्णविंद कहलाता है। अब इस फोटो से आप समझ जाएंगे, पेड़ का एक टहनी है, इसमें पत्ता निकला हुआ है। ठीक है, ये जो पत्ता विकास के पहले जब पत्ता की जो डंठलवा होता है, पत्ते डंठल, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम भैया पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। ठीक है, और ये जहाँ से लगा होता है, जहाँ से डंठलवा टहनियम लगा होता है, उसे पर्णाधार बोलते हैं। पर्णधन आधार, पत्ती का आधार पर्णाधार, और वहाँ से निकलता है पर्णवृंत। और ये जो होता है पूरा का पूरा क्या बोलते हैं बताइए? इसे हम पर्णफलक बोलते हैं। और अगवा का जो नुकीला भाग निकला होता है उसे हम पर्णाग्र बोलते हैं। ठीक है, और जो बगलियाँ वाला होता है इसे हम पर्णतट बोलते हैं। अरे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार बहुत होते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में जो है धागे नुगा संरचना होती है उसे हम सिरा बोलते हैं। अतिरिक्त के रूप में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2019 बैच में आया था। तो समांतर सिरा विन्यास, गन्ने की पत्ती, गेहूं, धान की पत्ती, समांतर सिरा विन्यास होता है। अर्थात गन्ने और गेहूं, धान का पत्ती एकदम सीधा सीधा होता है ना। और जलिका वाहनी जिसमें जाली नुमा संरचना होती है। आम, बरगद या पीपल के पाती लेके देखो, बीचों में जो है जाली बनी हुई रहती है। ईमानदारी से ध्यान से देखो तब पता लगेगा आपको। ठीक, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के उदाहरण में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरल पत्ती, जहां पर्णविंत से एक ही पत्ती निकलती है, ध्यान रखिएगा।
पर्णवृंत क्या है? यही पर्णवृंत है। डंठलवा में से जब एक ही पत्ती के निर्माण होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सरल पत्ती। अब जब यही डंठलवा में से 10 ठी पत्ती निकल जाएगा उसे हम कहेंगे संयुक्त पत्ती। अब जैसे आपके अभी पूजा उजा, अभी महाशिवरात्रि, मतलब कि महाशिवरात्रि जल्द ही समाप्त हुआ, फरवरी मार्च में था शायद महाशिवरात्रि ना। तो महाशिवरात्रि में भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए आप लोग बहुत प्रयोग किए होंगे बेल की पत्ती। और बेल की पत्ती में आपने देखा है ना, डंठलवा में से अर्थात पर्णवृंतवा में से 3-4 पत्ती निकलता है। बेसिकली हमने तो 3 पत्ती ज़्यादा देखा है, कभों कभार 4-5 पत्ती देखने को मिलता है। तो क्या होते हैं? संयुक्त पत्ती होते हैं। और जब एक ही पत्ती निकले, केला में एक पत्ती निकलती है वो सरल पत्ती कहलाती, आम में एक पत्ती निकलती, पीपल में एक पत्ती निकलती है, सरल पत्ती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया पुष्प की। ठीक है, पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसी से पौधे जो है अपने समान दूसरे जीवों का उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसी से जो है पौधे अपने वंश की वृद्धि करते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है और फलों में एक या अनेक बीज होते हैं जो उचित ताप, दाब, नमी मिलने पर नन्हे पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, पढ़ लेना इस चीज़ को। और आगे हम क्या बताते हैं? अब ये जो फूल बना हुआ है, फूल वो आप देख लीजिए। ये जो सीधा बना के ऊपर मारे हैं वर्तिकाग्र बोले हैं, और इसे ऊपर वाले को दल बोले हैं, और बीच में जो है इसे वर्तिका बोले हैं। इसी में कुछ पुंकेसर होता है। अच्छा, कुछ मैं आपको बता दूं, पुंकेसर किसे कहते हैं? जो पुरुष वाला जो अंग होता है, जिससे पुरुष जो है पुरुष पौधा, पुरुष पुष्प वाला, इसे हम जो है आपको बेहतर नहीं समझा सकते क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है मतलब कि जीव विज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, पुंकेसर जो है हमारे ख्याल से पुरुष पौधे वाले जननांग को कहते हैं, और मादा वाले जननांग, मादा पौधे वाले जननांग को जो है, अर्थात मादा वाले भाग को हमारे ख्याल से स्त्री पुंकेसर और स्त्री केसर बोल देते हैं, शायद यही होता है। तो आप लोग अगर जानकार हैं तो समझ रहे होंगे, नहीं जानकार है हमारी तरह हैं तो काम भर का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें छापा गया है सब कुछ, सर ने बेहतरीन तरीके से छापा है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? अतिरिक्त में फूल का फूला हुआ भाग। भाई साहब, एक आज हमको पता चला, हमको अभी तक नहीं पता था। कैरियाप्सिस फल। ठीक है, कैरियाप्सिस फल किसे कहते हैं? फूल के फूले हुए भाग को कैरियाप्सिस फल बोलते हैं। जैसे ये जो सेब है ना, सेब एक कैरियाप्सिस फल है। ये जो फुलवा निकलता निकलता उसी में कठोर हो जाता है ना, उसे हम सेब कहते हैं। और सेब में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आयरन की मात्रा सेब में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कैसे आयरन की मात्रा पाई जाती है? आयरन कैसा होता है? लोहक नहीं होता है। सेब एक कट्टा काट के रख दो, 2 घंटा बाद देखोगे तो मुरझा ही है ना, वो मुरझा उर्चा नहीं लगता है, लेकिन आप समझिए मूर्छा लग जाएगा, समझ लीजिए उसमें आयरन पाया जाता है ना। तो उम्मीद करता हूँ पहले वीडियो को आनंद आपने लिया होगा, और अभी देखिए आगे 3 वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से हम सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रयास आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। वैसे आपकी इच्छा आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने परिवार निशांत ज्ञान को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी तन्मयता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जो भी काम करते हैं पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी देखिएगा, आप लोग अपनी तरफ से तो कह सकते हैं कि सर ये चीज़ें आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि कहने का अधिकार आपको है, क्योंकि उतना मैंने आपको अधिकार दिया हुआ है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका मैं यूट्यूब पर रिप्लाई नहीं देता हूं। अगर हमारे पास समय है तो मैं रिप्लाई अवश्य देता हूं, और जिस बच्चे का मैं रिप्लाई नहीं देता हूं समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो रिप्लाई देने लायक ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से रिप्लाई नहीं देता। कभी कभार किसी का रिप्लाई छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको इतना अधिकार है कि आप जो है अपनी तरफ से हमें सजेशन दे सकते हैं कि भैया यहाँ पे कमी है, यहाँ पे दिक्कत है, तो आप ये कह सकते हैं, और हम आपके लिए बेहतर करने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। फिर से यही कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम और आप मिल करके बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक दिन हम और आप दोनों सफलता के उस
मुकाम पर होंगे जहाँ पे आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको कहते थे तो आपसे कुछ नहीं होगा, हम और आप मिल करके उस मुकाम पर होंगे जहाँ से वो लोग देखने पर इत्तू सा नज़र आएंगे। ठीक है, उनको ही हमें कुछ करके दिखाना है जो हमें असफल होता देखना चाहते हैं। हम उन्हें कुछ बड़ा करके दिखा दे, यही हमें आपका और हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये जीवन है और इस जीवन में बिना प्रतियोगिता के कुछ संभव नहीं है। और जब आप अपने मन में ठान लेंगे प्रतियोगिता तो आप जीत जाएंगे। मान लो तो हार है और ठान लो तो एक दिन आप शिक्षक बन के ही रहेंगे। ठीक है, निशांत ज्ञान की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए, यूट्यूब पर उंगलियां मत घिसिएगा। मैं यूट्यूबर भले हूं लेकिन ये चीज़ें इस वजह से बोलता हूं क्योंकि आपके हित के लिए ये बातें 100% 100% सर्वमान्य है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।